हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आम वात के बारे में। तो इसे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में आते हैं या पहले पूछे गए हैं उनको भी हम साथ ही साथ इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि आमवात का वर्णन कहाँ किया गया है, उसकी निरुक्ति क्या है, निदान, संप्राप्ति, लक्षण, उपद्रव, साध्यता असाध्यता, चिकित्सा सूत्र, चिकित्सा और साथ ही साथ पथ्य और अपथ्य का वर्णन। अब सबसे पहले देखते हैं कि आमवात का वर्णन कहाँ है। तो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता कहीं भी आमवात का वर्णन नहीं है। आमवात का वर्णन माधव निदान में किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने का है कि बृहत्त्रयी में आमवात का वर्णन नहीं है। ये भी पहले कई एग्जाम्स में पूछा गया है और लघुत्रयी में माधव निदान में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे कि आमवात किस स्रोतस की व्याधि है। तो ये आपको याद रखना है कि ये रसवह स्रोतस की व्याधि है। रसवह स्रोतस में इसके अलावा और कौन कौन सी व्याधि आती है, तो ज्वर और पांडु भी रसवह स्रोतस की ही व्याधि है। अब देखते हैं इसकी निरुक्ति। इसकी निरुक्ति है आमश्च वातश्च आमवात। इसके अलावा आमीन सहित वात आमवात। तो इसके नाम से ही आपको इसकी निरुक्ति याद रहेगी कि आम और वात का एक साथ होना, इनका जो संयुक्त भाव है वो आमवात कहलाता है। निदान, तो इसका निदान है विरुद्ध आहार चेष्टस्य मंद अग्निर्निश्चलस्य वा स्निग्धम भुक्तवतो अन्नम व्यायामम कुर्वतस्तथा। तो सबसे पहले विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार का मतलब क्या होता है, जो भी इनकम्पैटिबल या कॉन्ट्राडिक्टरी जो फूड्स होते हैं विरुद्ध आहार में आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि दूध और मछली का एक साथ सेवन विरुद्ध है। इसके अलावा भी जो और भी विरुद्ध चरक में बताए हुए हैं वो भी इसमें ही आते हैं। फिर है विरुद्ध चेष्टा। चेष्टा मतलब फिजिकल एक्टिविटी। तो इम्प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटीज भी आम को जनरेट करती हैं, आमवात के निदान में आती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि भोजन के पश्चात व्यायाम का सेवन करना, व्यवाय का सेवन करना, ये विरुद्ध चेष्टाओं में आते हैं। नेक्स्ट बात करें मंदा अग्नि, मतलब अग्नि मांद्य होगी तो जो भोजन है उसका पाचन प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है, तो पुअर डाइजेशन। उसके बाद निश्चलता। निश्चलता का मतलब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी का ना होना, तो इसको हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोल सकते हैं। लास्ट है स्निग्धम भुक्तवतो अन्नम व्यायाम कुर्वतस्तथा, मतलब हैवी स्टिकी फूड लेने के बाद व्यायाम को करना, ये भी आमवात का निदान है। ये पहले कई एग्जाम्स में पूछा भी है, तो आपको याद रखना है कि स्निग्धम भुक्तवतो अन्नम, ये इसके निदान है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी संप्राप्ति के बारे में। तो ये जो निदान है, इन निदानों का सेवन करने से आम का फॉर्मेशन होगा, साथ ही साथ वात प्रकोपित होगा। तो आम और वात प्रकोपित होंगे। वायुना प्रेरितो आमः श्लेष्म स्थानम प्रधावति, मतलब आम और वात प्रकोपित होके कहाँ जाएंगे, श्लेष्म स्थान में। तेन अत्यर्थम विदग्धो असो धमनी प्रतिपद्यते, मतलब श्लेष्म स्थान में जाएंगे और वहां से ही सर्कुलेट करते हुए ये कहाँ पहुंच जाता है, धमनियों में पहुंच जाते हैं। धमनियों में पहुंचकर ये क्या करते हैं, त्रिदोष के द्वारा और दुष्ट होके या त्रिदोष के द्वारा अन्न रस को और दूषित करके उसे नाना वर्ण और अति पिच्छल बना देते हैं। जो हमने बात की, वायुना प्रेरितो आमा श्लेष्म स्थानम प्रधावति तेन अत्यर्थम विदग्धो असो धमनिम प्रतिपद्यते। वात पित्त कफे भूयो दूषितो सो अन्न जव रस श्रोतांस अभिषंदी नाना वर्णोति पिच्छला, मीन्स श्रोतसों में अभिषंद होगा और जो अन्नरस है वो नाना वर्ण और अति पिच्छल हो जाएगा। जन्यत्यासु दौर्बल्यम गौरवम हृदयस्य च, मतलब शरीर में दुर्बलता होगी, गौरवता भारीपन का होना, यह अति दारुण संज्ञक रोग है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो युगपत कुपितावंत त्रिक संधि प्रवेशिको स्तब्धम च गुरुतो गात्रम आम वात प्रचक्षते, मतलब आम और वात का एक साथ प्रकोपित होकर
कहाँ जाएंगे? त्रिक और संधि प्रदेश में प्रविष्ट होते हैं और त्रिक और संधि प्रदेश में प्रविष्ट होकर उनमें स्तब्धता, गुरुता और शोथ को उत्पन्न करते हैं। तो ये है इसके संप्राप्ति। अब इसके लक्षणों को देखते हैं। इसके लक्षण है अंगमर्दो अरुचिस तृष्णा आलस्यम गौरवम जरा अपाकः शून्यता अंगानाम आम वातस्य लक्षणम। तो पहला लक्षण क्या है? अंगमर्द। अंगमर्द का मतलब हाथ पैरों में टूटन का होना, या आप इसको बॉडी एक कह सकते हैं। अंगमर्द होना, अरुचि मीन्स खाने की इच्छा ना होना, एनोरेक्सिया, तृष्णा थर्स्ट का लगना, आलस्य लेजीनेस का होना, गौरवता या हैवीनेस फील होना और ज्वर फीवरिश सेंसेशन का होना। अपाकः मतलब डाइजेशन का प्रॉपर तरीके से नहीं होना, पुअर डाइजेशन। और शून्यता यानी कि नम्बनेस। नॉर्मल आमवात में ये सामान्य लक्षण देखने को मिलते हैं, पर जब आमवात अपनी प्रवर्ध अवस्था में पहुंचता है तो उसमें इसके अलावा भी और लक्षण देखने को मिलते हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। सकष्ट सर्व रोगाणाम यदा प्रकोपितो भवेत हस्तपाद शिरो गुल्फ त्रिक जानु संदिशु करोति सरुजम शोथः यत्र दोषः प्रपद्यते। मतलब जब ये और प्रवर्ध अवस्था में पहुंचेगा तो जो आमवात की कंडीशन है वो सीवियर हो जाएगी, मतलब ये कष्टकारी हो जाएगा। और जो हस्त है, पाद है, शिर है, गुल्फ है, उरू संधि है और जानु संधि है, तिक प्रदेश है, इन सब में ये रुजा और शोथ उत्पन्न करता है। दूसरा, इसमें वृश्चिक दंशवत वेदना होती है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि वृश्चिक दंशवत वेदना किसमें होती है, तो आपको आमवात याद रखना है। इसी के साथ साथ जब आप ये पढ़ें तो आपको ये भी रिवाइज करना है कि मूषक दंश की जैसी वेदना किसमें होती है, तो वो वात रक्त में मिलती है। तो ये जब एक पॉइंट आप पढ़ो तो इसके साथ साथ जो डिफरेंशियल पॉइंट्स होते हैं वो भी आपको साथ ही में पढ़ लेने चाहिए, ताकि वो आपको याद रहे और एग्जाम्स में भी याद आए। ठीक है, तो अब इसके उपद्रवों की बात कर लेते हैं। जन्येत सो अग्नि दौर्बल्यम प्रशेक अरुचि गौरवम उत्साह हानि वैरस्य दाह च बहुमूत्रता। तो इसमें क्या होगा? दौर्बल्यता होगी, प्रशेक होगा, प्रशेक मतलब एक्सेसिव सलाइवेशन का होना, अरुचि का होना, गौरवता का होना, उत्साह हानि मतलब किसी भी काम को करने में उसे एक्साइटमेंट नहीं होगा, वैरस्य मतलब मुंह में कोई टेस्ट नहीं आएगा, गौरवता होगी। इसके अलावा दाह मीन्स बर्निंग सेंसेशन का होना और बहुमूत्रता का होना मीन्स एक्सेसिव यूरिनेशन का होना। साथ ही साथ और भी जो लक्षण होते हैं मीन्स कुक्षी में कठिनता और शूल मतलब जो एब्डोमेन है उसमें उसको हैवीनेस फील होगी, पेन होगा, निद्रा विपर्य मीन्स जो स्लीप साइकिल है वो रिवर्स हो जाएगी, त्रट सर्दी भ्रम मूर्छा मतलब प्यास लगेगी, चक्कर आएंगे। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये आमवात में उत्पन्न होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी साध्यता असाध्यता के बारे में। तो एक दोष अनुगा साध्य मतलब जब ये एक दोषज हो तो ये साध्य होता है। द्विदोषज याप्य उच्यते मतलब जब द्विदोषज होगा तो ये याप्य होगा। सर्वदेहचर मतलब सर्व शरीर में हो और साथ ही शोथ उत्पन्न हो, तो ये कंडीशन कैसी होगी? कृच्छ साध्य होगी। तो ये है इसकी साध्यता असाध्यता। अब देख लेते हैं इसका दोषिक इन्वॉल्वमेंट मतलब जब किसी एक दोष की उल्वणता या एक दोष का प्रिडोमिनेंस रहे तब क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो जब पित्त का डोमिनेंस हो तो पित्तात् स दाह रागम मतलब पित्त की वजह से क्या उत्पन्न होगा? दाह और राग होगा। शूल पवनुगम वात की वजह से क्या होगा? शूल का होना। और कफ की वजह से क्या होगा? स्तिमितम गुरु कंडु मतलब स्तिमित का मतलब होता है जैसे गीले कपड़े से ढका हुआ होना, गुरु मीन्स भारीपन का होना और इचिंग कंडू का होना। ये लक्षण
जब पित्त उल्बण हो तो दाहराग, वात उल्बण हो तो शूल और कफ उल्बण हो तो स्तिमित गुरु कंडू का उत्पन्न होना हो। अब हम देखेंगे इसके चिकित्सा सूत्र और चिकित्सा के बारे में। इसका चिकित्सा सूत्र है लंघनम स्वेदनम तिक्तम दीपनानी कटूनी च विरेचनम स्नेहपानम वस्त्यष्टाम मारुति सैंधवादीन अनुवासस्य शार्वस्ति प्रशस्यति। तो सबसे पहले लंघन, तो इसमें तर्पण जरूरी है। लंघन भी 3 प्रकार से होता है। जब सबसे अल्प दोष होते हैं तो उपवास आदि से लंघन करना अल्प बल वाले दोषों में, और जब मध्यम बल दोष उपस्थित होते हैं तो लंघन पाचन मीन्स दीपन पाचन द्रव्यों से। जब बहुदोष उपस्थित हों तो विरेचन वस्ती आदि द्वारा दोषों को शरीर से बाहर निकालना को बोलते हैं दोषावसेचन। लंघन, लंघन पाचन और दोषावसेचन। अब स्वेदन, तो आम वात की नवीन जो अवस्था होती है उसमें स्निग्ध स्वेद का प्रयोग नहीं किया जाता, उसमें रूक्ष स्वेदन का प्रयोग करते हैं। तो रूक्ष स्वेदन के लिए हम लवण स्वेद का प्रयोग करते हैं। सैंधव लवण की जो पोटली है उसको बनाकर जो जॉइंट्स हैं उन पे रख के उससे स्वेदन किया जाता है। लवण स्वेद है और बालुका स्वेद है, इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है तिक्तम दीपनानी कटुनीचा, मतलब तिक्त और कटु द्रव्यों से दीपन पाचन करना। नेक्स्ट है विरेचन, विरेचन करना। एरंड तेल का स्नेहपान कराया जाता है। वस्ती, वस्ती भी 2 तरह की बताई है कि जो अनुवासन वस्ती है वो किससे दी जाएगी, सैंधव आदि तेल से। और शार्वस्ती का वर्णन भी किया है। तो शार्वस्ती के जो कंटेंट है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो उसमें इमली है, गुड़ है, गौमूत्र है, सैंधव है और सतपुष्प यानी कि सौंफ है। ये जो उसके पॉइंट्स हैं। अब हम देख लेते हैं कि इनमें किस ड्रग्स का यूज किया जाता है, मीन्स कौन कौन से जो योग हैं उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो जो दीपन पाचन के लिए तिक्त कटु द्रव्यों का उपयोग करना होता है तो उसमें अजमोदादि चूर्ण है, उसका प्रयोग किया जाता है। त्रिकटु चूर्ण है, पंचकोल चूर्ण है, इन चूर्णों का उपयोग कर सकते हैं। विरेचन के लिए अभ्यादि मोदक है, त्रिव्रत अवले है, त्रिव्रत आदि चूर्ण है, एरंड तेल है, इनका उपयोग करते हैं। स्नेहपान में भी एरंड तेल का उपयोग करते हैं। इसमें कॉन्स्टिपेशन की भी जो अवस्था आती है इसके उपद्रवों में वर्णित भी की गई थी, तो एरंड तेल का शोथ शूल आना के लिए उपयोग किया जाता है। देन ये वस्ती, अनुवासन और शार्वस्ती जो मैंने आपको बता दी है। तो ये शार्वस्ती के जो कंटेंट है वो भी आपको याद रखने हैं। अब कुछ और योगों की बात कर लेते हैं जिनका यूज किया जाता है। इंटरनल मेडिकेशंस के रूप में देखना है तो रस औषधि में आमवातारी रस है, वात गजांकुश रस है, योगेंद्र रस है, इनका उपयोग किया जाता है। गुग्गुलू में स्पेसिफिकली सिंहनाथ गुग्गुल दी जाती है। इसके अलावा भी योगराज गुग्गुल है, रासनादी गुग्गुल है, त्रयोदशांग गुग्गुल है, उनका उपयोग भी किया जाता है। क्वाथ की बात करें तो महारास नदी क्वाथ है, रासना सप्तक क्वाथ है, दशमूल क्वाथ है, उनका उपयोग किया जाता है। और वटी में अग्नितुंडी वटी है, आम पाचन वटी है, चित्रकादी वटी है, इनका उपयोग भी हम आम वात की कंडीशंस में अलग अलग पेशेंट के अकॉर्डिंग करते हैं। लास्ट हम बात करेंगे इसमें पथ्य और अपथ्य की। तो जैसे हमने बात की कि आम का प्रोडक्शन इसमें होता है तो आम का हमें पाचन करना है, तो ऐसे द्रव्य जो तिक्त कटु रस के हों उनका प्रयोग हम इसमें करते हैं। तो जो पथ्य हैं उसमें अदरक है, लहसुन है, इंगू है, शुंठी है, इस तरीके के द्रव्य जो है इनका प्रयोग किया जाता है। विहार की बात करें तो रूक्षण है, स्वेदन है, चंक्रमण है। अब देख लेते हैं अपथ्य। तो जैसा हमने बात की थी स्रोतसों में अभिषंद करते हैं, तो अभिषंदी जो द्रव्य है उनको नहीं लेना है। दही है, मत्स्य है। इसके अलावा विहार में पूर्वी वेग वाली जो वायु है, वेग का धारण करना है, तो इन अपथ्यों को रोकना चाहिए। तो इन अपथ्यों को पेशेंट ना ले, इसके लिए उनको काउंसल करना चाहिए। तो ये है कंप्लीट आम वात। तो इसमें मेन जो पॉइंट्स बताए थे उसमें एक चिकित्सा सूत्र आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना है।
उसके जो लक्षण हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वृश्चिक दंश वेदना है, वो भी आपको ध्यान रखना है।